बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। तारीख रकम हो गई। जापान की पार्लियामेंट ने सनाए नकाइची को मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है। क्या ये जापान के लिए एक नए दौर का आगाज़ है? क्या सनाए नकाइची जापान को आलमी सतह पर मजबूत बनाएंगी या उनके सख्त मौक़िफ़ से तनाज़ात बढ़ेंगे? जापान में ताकत अब एक खातून के हाथ में। नाज़रीन इकराम, तारीख बदल गई है। जापान, जो कई दहाइयों से मर्द वज़राए आज़म के ज़ेरे साया रहा, अब एक नई राह पर गामज़न है। जापान की पार्लियामेंट ने सनाए नकाइची को मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है। ये लम्हा सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अलामत बन चुका है कि औरत क़यादत कर सकती है, फैसला ले सकती है और कौम को नई सिमत दे सकती है। पहला सेगमेंट, इब्तदाई ज़िंदगी। सनाए नकाइची जापान के शहर नारा में पैदा हुई। उनकी तालीम कोबे यूनिवर्सिटी से मुकम्मल हुई। शुरू में वो एक ब्रॉडकास्टर और सियासी मुआवन के तौर पर काम करती रहीं, लेकिन सियासत उनका असल मैदान था और यही वो सफ़र था जिसने एक आम खातून को जापान की आला तरीन कुर्सी तक पहुंचा दिया। सन 1993 में वो पहली बार पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब हुई और 1996 में उन्होंने हुक्मरान जमायत लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी में शमूलियत इख्तियार की। रफ्ता रफ्ता वो पार्टी की मजबूत तरीन खवातीन रहनुमाओं में शुमार होने लगीं। दूसरा सेगमेंट, सियासत में उरूज। नकाइची ने जापान की मुख्तलिफ हुकूमतों में अहम वजारतें संभालीं, जिनमें वजारत मवासलात और इक्तसादी सलामती जैसे हसास ओहदे शामिल हैं। सन 2025 में उन्होंने एक तारीखी मोड़ लिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत का इंतखाब जीतकर वो पार्टी की पहली खातून सरबराह बन गईं। चंद दिन बाद जापानी पार्लियामेंट ने उन पर एतमाद का इजहार किया और 21 अक्टूबर 2025 को सनाए नकाइची बाज़ाब्ता तौर पर जापान की 104वीं और पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुईं। ये वो लम्हा था जब जापान की तारीख ने एक नया बाब खोला। तीसरा सेगमेंट, पॉलिसी, नज़रियात और विजन। नकाइची के ख्यालात रवायती जापानी सियासत से कुछ सख्त और कौम प्रस्ताना समझे जाते हैं। वो मुल्क के आइन में तब्दीली चाहती हैं, ख़ास तौर पर आर्टिकल 9, जिसके तहत जापान जंग से दस्तबरदार रहने का वादा करता है। उनका मानना है कि जापान को अपनी दिफाई ताकत बढ़ानी चाहिए और चीन और ताइवान के मामले पर ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मुईशत के हवाले से वो आबेनोमिक्स की पॉलिसी को जारी रखना चाहती हैं, यानी हुकूमत की जानब से ज़्यादा सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी की तरक्की और नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके। समाजी मामलात में वो क़दामत पसंद नज़रियात रखती हैं। वो हम जिनसी शादी, अलग ख़ानदानी नाम रखने या शाही ख़ानदान में ख़वातीन की जाननशीनी की मुखालिफ समझी जाती हैं। चौथा सेगमेंट, चैलेंजेस और तनकीदें। अगरचे उनकी कामयाबी तारीखी है, मगर सवाल ये है, क्या एक खातून वज़ीर आज़म जापान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी उतना ही मजबूत कदम उठाएगी? कई नाकदीन का कहना है कि उनकी क़दामत पसंद सोच सिनफ़ी बरादरी को फ़रोग़ नहीं देगी। उसके अलावा
ان کے کچھ بیانات اور یاسوکونی شرائن کے دورے چین اور جنوبی کوریا جیسے ہمسایہ ممالک میں تشویش کا باعث بنے ہیں۔ داخلی طور پر جاپان کو آبادی میں کمی، بڑھتی مہنگائی اور سست معیشت جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صنائع نکائچی ان تمام مسائل سے کس طرح نمٹتی ہیں۔ 5واں سیگمنٹ، عالمی اثرات۔ صنائع نکائچی کے دور میں جاپان کا جھکاؤ مزید مضبوطی سے امریکہ کے ساتھ رہے گا۔ وہ ایشیائی خطے میں زیادہ متحرک اور خود مختار جاپان چاہتی ہیں۔ یہ قیادت صرف جاپان کے لیے نہیں بلکہ عالمی سیاست کے لیے بھی ایک نیا پیغام ہے کہ اب دنیا کے بڑے فیصلوں میں خواتین کا کردار ناقابل انداز نہیں رہا۔ ناظرین، صنائع نکاچی کی کامیابی ایک تاریخی سنگ میل ہے، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ جاپان کو معاشی اور سیاسی طور پر ایک نئے دور میں لے جا سکیں گی؟ کیا ان کی قیادت جاپان کے چیلنجز حل کر پائے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے خیال میں کیا صنائع نکائچی جاپان کے لیے ایک مثبت تبدیلی ثابت ہوں گی یا نہیں؟ میں ہوں آپ کا میزبان قیصر مصطفیٰ بھٹا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے پاکستانی امریکن نیوز چینل۔